काश उसने मुझे देखा होता, आई विश ही वुड सी मी, और आई विश ही हैड सीन मी, और आई विश ही वुड हैव सीन मी। सर, विच वन इज राइट? काश उसने मुझे देखा होता, इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। और देखिए, काश का वीडियो आपने देखा था, डे 54 में मैंने काश के अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को बनाना सिखाया। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इसके। पहले वाले सेंटेंस को देखिए, आई विश ही वुड सी मी। आई विश, काश, ही वुड सी मी, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या सेंस बनता है? काश वो मुझे देखता, काश वो मुझे देखता। तो इस सेंटेंस का मतलब तो निकल गया है, काश वो मुझे देखता। मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपको देखे पर वो देख नहीं रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं? काश वो मुझे देखता। तो ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस देखिए और तीसरा देखिए। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपसे कहा था कि काश के सेंटेंसेस में काश उसने किया होता या काश वो ये कर चुका होता, तो किया होता या कर चुका होता, ऐसे में आप हैड का यूज भी कर सकते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर आप वुड हैव का यूज भी कर सकते हैं, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि ये सेंटेंस नंबर 2 आई विश ही हैड सीन मी और सेंटेंस नंबर 3 आई विश ही वुड हैव सीन मी, दोनों तरीके से हम कह सकते हैं काश उसने मुझे देखा होता। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डाउट पे। सर, आई हैव सीन अ सेंटेंस इन हिंदी। मैंने एक सेंटेंस देखा है हिंदी में, ग्रामीण बाजारों में विलास की तथा मनोहरी वस्तुएं नहीं पाई जाती। इट्स ट्रांसलेशन इज इन बुक। बुक में इसका ट्रांसलेशन है, ऐसा वो कहना चाहते हैं जिन स्टूडेंट ने पूछा है। लग्जरी एंड फैंसी गुड्स आर नॉट टू बी फाउंड इन अ विलेज मार्केट। सर, क्या हम इसे सीधे ऐसे भी तो बना सकते हैं, लग्जरी एंड फैंसी गुड्स आर नॉट फाउंड इन अ विलेज मार्केट, यानी टू बी का यूज देखिए नहीं करा। नाउ माई क्वेश्चन इज वाई टू बी यूज्ड, वाई, क्यों टू बी यूज्ड, टू बी का यूज क्यों हुआ है? सेंटेंस तो ऐसे ही बन सकता है। प्लीज क्लियर माई डाउट। तो ये बात मैं आपको बता दूं, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, दोनों तरीके से बन सकता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि देखिए, यू सीम टायर्ड, ठीक है, आप थके हुए लग रहे हैं, सही। तो इसी सेंटेंस को आपने अक्सर ऐसे भी सुना होगा, यू सीम टू बी टायर्ड, सुना है? यहां पर टू बी का यूज हो गया, फिर भी ये सेंटेंस एग्जैक्टली सेम सेंस देता है जो इसका सेंस है। ये एक्सपीरियंस से आएगा। आपको सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए बी, बीइंग, बीन, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझना है कि बी, बीइंग और बीन का यूज कहां कहां पे सेंटेंसेस में होता है। फिर आपको टू बी का यूज, टू बी क्या है? एक इन्फिनिटिव फॉर्म है, इसको भी आपको समझना होगा। इन्फिनिटिव फॉर्म जैसे बीइंग होती है आपकी जेरेंड फॉर्म, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि जब आप कोर्स को करते हैं और सभी वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं आप मेरा 90 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जब कंप्लीट करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो सकता। आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि क्यों यहां पर टू बी का यूज हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन कुल मिला के आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ये दोनों तरीके से बोल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। नॉट फाउंड या नॉट टू बी फाउंड, दोनों तरीके से सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुम ही तो हो, तुम ही तो थे, तुम ही तो होगे। प्लीज सर ट्रांसलेट इन इंग्लिश, आई कंफ्यूज्ड। आई कंफ्यूज नहीं, आई एम कंफ्यूज्ड, एम आएगा यहां पर, आई एम कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज्ड हूं, ठीक है। सोचो कैसे बनेंगे सेंटेंस, तुम ही तो हो। जैसे किसी ने कहा कि तुम्हारे दिल में कौन है, और आप कहते हैं तुम ही तो हो, तो कैसे कहेंगे इस सेंटेंस को? सोचिए, बहुत सिंपल है, इट्स यू ओनली। तुम ही तो हो, इट्स यू ओनली, ठीक है। तुम ही तो थे, पास्ट में हो गया ना, इट वॉज यू ओनली, ठीक है। तुम ही तो होगे, जैसा आपने पूछा कि कल इस टीम में हमारी क्लास से कौन जाएगा, तो आपने कहा तुम ही तो होगे, तुम ही तो सिलेक्ट होगे, कुछ इस तरह से। कौन सिलेक्ट होगा? तुम ही तो होगे, इट विल बी यू ओनली, इट विल बी यू ओनली, ठीक है ना।
ये सेंटेंसेस सिंपल है, तो इस तरह से ये बनेंगे। कंफ्यूजन था, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि तुम ही तो हो, तुम ही तो थे, तुम ही, ये जो थोड़ा सा इसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट डाउट, व्हाट विल आई यूज फॉर दिस? पा रहे हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू मेक अ वीडियो ऑन दिस स्ट्रक्चर टू साइट एन एग्जाम्पल। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, वी कांट हियर यू। सर, पा रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो कैन का यूज क्यों करेंगे? सेंटेंस है, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। इस सेंटेंस को बोलने के दो तरीके हो सकते हैं। वैसे जो पा रहे हैं, इस तरह के सेंटेंस जहां पर आप किसी काम को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आई एम एबल टू या आई एम नॉट एबल टू, ये आपने मॉडल वर्ब्स में पढ़ा है। आई एम नॉट एबल टू, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू हियर यू, बोल सकते हैं इस तरह से, है ना। या सॉरी, ये हम बोला है ना, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। मैं खेल नहीं पा रहा हूं, आई एम नॉट एबल टू प्ले। और अगर होता मैं खेल पा रहा हूं तो नॉट का यूज नहीं करते, सीधा कहते हैं आई एम एबल टू प्ले। और मैं आपको सुन पा रहा हूं, हम आपको सुन पा रहे हैं, वी आर एबल टू हियर यू। लेकिन साथ ही साथ हम कैन का भी यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कैन का यूज हमेशा एबिलिटी के लिए भी किया जाता है। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, यानी हम समर्थ नहीं हो पा रहे हैं सुनने में, हमारी एबिलिटी नहीं हो पा रही, एबल नहीं है ना। तो एबिलिटी के लिए, एबल वर्ड तो ऑलरेडी आ भी रहा है इसमें, एबिलिटी की बात होती है तो कैन का यूज करते हैं, इसीलिए कह सकते हैं वी कांट हियर यू। ठीक है, और जैसा कि मैंने हमेशा बताया है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, या तो कह सकते हैं कांट, कैन का नेगेटिव हो गया कांट, और या फिर हम कह सकते हैं कैनॉट। कैनॉट ये अपने आप में एक वर्ड की तरह ट्रीट होता है, ऐसे नहीं करना है कि गैप दे दिया, वी कैन नॉट, ऐसे नहीं, वी कैन नॉट। हर जगह ऐसा नहीं होता, जैसे वॉज का नेगेटिव वॉज नॉट, अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन ये अलग अलग वर्ड की तरह ट्रीट नहीं होते हैं, एक साथ लग के आते हैं, चिपक के आते हैं। वी कैन नॉट, CANNOT, वी कैन नॉट हियर यू। आई एम नॉट एबल टू प्ले, यानी आई कांट प्ले, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है खेल पाने की, क्षमता नहीं है, ठीक है, समर्थता नहीं है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। बट वाई, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए पहले क्या है, देखिए बट वाई ए, बिकॉज दीज वर्ड स्टार्ट विद द साउंड ऑफ वॉवल। एक स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन था कि ये जो वर्ड है स्कीम, स्पेशल, स्कूल, इनकी शुरुआत तो वॉवल साउंड से हो रही है, इट शुड बी एन स्पेशल, हाँ, तो इनका कहना था कि इनकी शुरुआत तो वॉवल साउंड से हो रही है, इट शुड बी एन स्पेशल, एन स्कूल, एन स्कीम। देन वाई डू वी प्लेस आर्टिकल ए, हम ए क्यों लगाते हैं, ए क्यों कहते हैं? तो देखिए इसको समझने के लिए यहां पर लिखता हूं, स्कीम, स्पेशल और स्कूल, चलो तीनों को लिख देते हैं, स्कीम, स्पेशल और स्कूल। अब पॉइंट ये है कि इनके साथ में लगता है ए, अ स्कूल, अ स्पेशल या अ स्कीम, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना अ स्पेशल वॉच, मेरे पास एक स्पेशल वॉच है, अ स्पेशल वॉच। तो कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि स्टूडेंट कह रहे हैं, जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, वो कह रहे हैं कि इनकी शुरुआत तो वॉवल साउंड से होती है, क्योंकि आपको पता है ना कि वॉवल साउंड से अगर शुरुआत होगी तो एन का यूज करेंगे, अगर कॉन्सोनेंट से शुरुआत होगी तो ए का यूज करेंगे। अब उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वॉवल साउंड से शुरू होता है? क्योंकि शायद उनको ये लग रहा है कि इसको इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है स्कीम, या फिर स्पेशल ऐसे बोला जाता है, या फिर स्कूल ऐसे बोला जाता है, सॉरी स्कूल, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि स्कूल है, स्पेशल है, स्कीम है, तब तो आपको लगेगा कि शुरुआत ई से हो रही है, ये क्या है, वॉवल साउंड, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन इनकी शुरुआत ई से होती ही नहीं है, ये तो मिस प्रोनाउंसिएशन है, गलत प्रोनाउंस करते हैं वो लोग जो ई से शुरुआत करते हैं। और ये तो मैंने आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के दूसरे ही वीडियो में, दूसरे ही लेक्चर में बताया था, ई का तो यूज ही नहीं करना है, ई का तो साउंड ही नहीं आता, यहां पर भी नहीं आता और यहां पर भी नहीं आता। ये स्कूल नहीं है,
स्कूल है, स से शुरू होता है, हाफ आधे स से, स्कूल स्कूल स से ही शुरू हो रहा है। स्पेशल, स्कीम, तो ये स्कीम नहीं है, ई नहीं आएगा, तो इसकी शुरुआत तो आधे स से हो रही है। और स क्या है, ये तो एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर ए होता है न कि एन। ठीक है, तो इसीलिए जो कंफ्यूजन था, मुझे उम्मीद है ये दूर हो जाना चाहिए। इसके लिए आर्टिकल की वीडियो को जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग, मैं इस फोटो में नहीं हूं। आई एम नॉट इन दिस फोटो, आई हैवंट दिस फोटो, आई एम नॉट देयर इन दिस फोटो। विच इज करेक्ट सेंटेंस? मैं इस फोटो में नहीं हूं, आई एम नॉट, मैं नहीं हूं, इन दिस फोटो, इस फोटो में, बिल्कुल सही है सेंटेंस। ठीक है, यहां पर फुल स्टॉप जरूर लगाइए किसी भी सेंटेंस के बाद। और तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है, आई एम नॉट देयर इन दिस फोटो, देयर का यूज देयर के वीडियो में बताया है मैंने आपको, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बेझिझक आप यहां पर देयर का यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट देयर इन दिस फोटो, तो ये सेंटेंस भी ठीक है और पहला वाला भी ठीक है। और जो दूसरा वाला सेंटेंस है, आई हैवंट दिस फोटो, अब देखिए, आई हैवंट दिस फोटो, ये सेंटेंस तो किसी हालत में सही नहीं हो सकता। आपको पता है, अगर मैं यहां पर देखो, हैवंट मतलब हैव नॉट, आई हैव नॉट दिस फोटो, ऐसा कभी कहते हैं? मान लीजिए मैं कहता हूं आई हैव दिस फोटो, मेरे पास ये फोटो है, इसका नेगेटिव क्या बनता है? क्या इसका नेगेटिव हैव नॉट बनता है? नहीं, इसका नेगेटिव मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में क्या बताया था, डोंट हैव या डजंट हैव। आई के साथ डोंट का यूज, डू का यूज करते हैं, आई डोंट हैव दिस फोटो। ठीक है, तो हैव नॉट हो नहीं सकता। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है कि हैव के साथ नॉट का यूज आप प्रेजेंट की परफेक्ट टेंस में करते हैं ना, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, जैसे आई हैव सीन हिम, मैं उसे देख चुका हूं, या मैंने उसे देखा है ना, या मैं उसे देख लिया है। इसका नेगेटिव, आई हैव नॉट सीन हिम। तो अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो को देखा है तो मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। आई हैवंट दिस फोटो, इस फोटो का ये मतलब तो वैसे भी नहीं हो सकता, लेकिन आई हैवंट दिस फोटो ये सेंटेंस ही अपने आप में ठीक नहीं है, इस तरह से हम सेंटेंस यूज नहीं करते हैं। अगर हमें कहना ही होगा ना कि मेरे पास ये फोटो नहीं है, पास है के सेंस के लिए, तो इस तरह से बोलूंगा आई हैव दिस फोटो। और अगर उसका नेगेटिव बोलूंगा कि मेरे पास ये फोटो नहीं है, आई डोंट हैव दिस फोटो, तो अगर इस सेंटेंस को देखूं तो ये सब सेंटेंस ही इस तरह से नहीं बनाया जाता। सर, आई एम सो कंफ्यूज्ड व्हाट इज करेक्ट, मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि सही क्या है। तुम थके हुए लग रहे हो, इसको कैसे बोलेंगे? यू आर सीमिंग टायर्ड, यू सीम टायर्ड, यू आर लुकिंग टायर्ड, या फिर यू लुक टायर्ड। विच वन इज करेक्ट? कौन सा वाला सही है? ये क्वेश्चन है, आपको भी हो सकता है इसमें कंफ्यूजन हो। इसको समझना बहुत आसान है। सबसे पहले 3 वर्ब्स की बात करते हैं। देखिए, 3 इंपॉर्टेंट वर्ब्स, एक है लुक, एक है साउंड और एक है सीन। ठीक है, आप जानते हैं लुक का एक मतलब होता है देखना, किसी को देखना, लुक, लेकिन इसका एक मतलब और होता है दिखने में लगना। क्या मतलब हुआ? दिखने में लगना। जैसे आप मुझसे मिलते हैं और आप मुझे, आपके हाव भाव, आपका जो अपीयरेंस है, उससे आप बहुत थके हुए से लग रहे हैं, तो यानी आप कैसा लुक कर रहे हैं मेरे लिए? थका हुआ लुक कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अक्सर आपने सेंटेंस सुना होगा, यू आर लुकिंग टायर्ड। इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको। तो दिखने में लगना के लिए लुक का यूज करते हैं, सुनने में लगना के लिए साउंड का यूज करते हैं। मान लीजिए आप दिख तो ठीक रहे हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, काम प्रॉपर सारा कुछ ठीक है, आपसे मिल रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी आवाज में, क्योंकि आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, तो आपकी आवाज में थकावट महसूस हो रही है। तो सुनने में लगना, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुनने में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप थके हुए हैं, तो वहां पर साउंड का मैं यूज कर सकता हूं। साउंड का मतलब है सुनने में लगना। तो लुक का मतलब दिखने में लगना, और साउंड का मतलब सुनने में लगना, और सीम का मतलब होता है लगना, चाहे दिखने में हो चाहे सुनने में हो। एक तरह से ये समझे आप। उस हिसाब से अगर आपकी आवाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थके हुए हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूं यू आर साउंडिंग टायर्ड। ठीक है,
और चाहे दिखने में लग रहे हो चाहे सुनने में आपकी आवाज से आपकी थकावट लग रही हो, दोनों केस में मैं कह सकता हूं यू आर सीमिंग टायर्ड। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि लुक के साथ तो आईएनजी का यूज कर सकते हैं, लेकिन साउंड और सीम इनके साथ में आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। तो भले ही सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस में हो, क्योंकि जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी आवाज थकी हुई लग रही है, या फिर मैं कह रहा हूं आपकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप थके हुए हैं, तो बात तो कंटिन्यूअस में हो रही है। लेकिन आईएनजी कभी नहीं लगता है। सेंटेंस को हमेशा प्रेजेंट की तरह बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह। कैसे? यू साउंड टायर्ड, इस तरह से, या फिर यू सीम टायर्ड। अब एक चीज और थोड़ा सा मैं बता दूं, जिस तरह से यू सीम टायर्ड या यू साउंड टायर्ड हम कह सकते हैं, उसी तरह से यू आर लुकिंग टायर्ड की जगह पर हम यू लुक टायर्ड भी कह सकते हैं। तो इंग्लिश की ये ब्यूटी है, आप ऐसे बोलें चाहे आप ऐसे बोलें, बात बिल्कुल सेम है। लेकिन कमाल की बात देखिए कि साउंड और सीम ऐसी क्रियाएं हैं, ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आप आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी दोस्त ने आपके साथ एक अच्छा सा प्लान डिस्कस किया, कोई ऐसी बात बताई आपको कि ऐसा करेंगे और हमें इतना फायदा होगा, इतना पैसा हम कमा सकते हैं। आप उससे कहना चाहते हो कि तुम्हारी बात सुन के ना मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, यू आर साउंडिंग ग्रेट। ऐसा कह सकते? नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी मैंने क्या बताया, साउंडिंग आप नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे यू साउंड ग्रेट, अच्छा लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, हाँ प्लान तो बढ़िया है आपका, यू साउंड ग्रेट। इसीलिए इस तरह का सेंटेंस आपने सुना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है कि तुम थके हुए लग रहे हो को क्या कहें, ये जो तीन है, यू सीम टायर्ड, यू आर लुकिंग टायर्ड, यू लुक टायर्ड, तीनों तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन यू आर सीमिंग टायर्ड हम नहीं कह सकते। डियर सर, I have some doubts. If you clear my doubts, I would be very grateful for your help. Something done, something is done, something has been done. I think all senses are same, but I'm confused when I use these sentences. हो गया। Something done, ये पहला वाला जो दिया है ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, कोई भी मेन वर्ब है ही नहीं। बिना किसी लिंकिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब के तो सेंटेंस बन ही नहीं सकता। यहां पर इज है, यहां पर हैज बीन है, तो इस सेंटेंस को हम देख सकते हैं। अब आप देखिए कि जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो समथिंग इज डन बनाते हैं पैसिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव, और प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाते हैं समथिंग हैज बीन डन। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं कहता हूं, एक सेंटेंस ले लेते हैं, कोई सा भी जाने, ही हैज डन समथिंग, वो कुछ कर चुका है, ही हैज डन समथिंग, उसने कुछ किया है, ऐसा सेंटेंस है ना, उसने कुछ किया है, ही हैज डन समथिंग। ठीक है, अगर मैं इस सेंटेंस का पैसिव बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, समथिंग जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में आया इसको सब्जेक्ट में ले आऊंगा, हैज की जगह हैज बीन हो जाएगा, समथिंग हैज बीन, और जो वर्ब है उसकी तो थर्ड फॉर्म यूज होनी है, इसमें तो एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म है, पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ही होती है, समथिंग हैज बीन डन बाय हिम। तो देखिए कुछ किया जा चुका है उसके द्वारा, यही तो है पैसिव। अगर मैं इसे हटा दूं, समथिंग हैज बीन डन, कुछ किया जा चुका है, ठीक हो गया। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं कहता वो कुछ करता है, ही डज समथिंग, वो कुछ करता है, ही डज समथिंग, समथिंग वो कुछ करता है ना, समथिंग इज डन बाय हिम, ऐसे ही पैसिव बनता है। देखो ये तो आपको एक्टिव पैसिव तो आपको कोर्स में बताया गया है, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं सेंटेंस तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्टिव पैसिव का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तभी वीडियो को देख रहे हैं डाउट क्लियरिंग की जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर हुए अगर आप वीडियो को देखेंगे भी, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन होगा। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। और मैंने कहा वो कुछ करता है और फिर मैंने उसका पैसिव बनाया कुछ
किया जाता है उसके द्वारा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में इज का यूज होता है। ठीक हो गया। अगर मैं बाय हिम को हटा दूं, अगर हम ये ना बताएं किसके द्वारा, बस हम कह दें कुछ किया जाता है, तो देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या निकला, कुछ किया जाता है। यह है सेंटेंस का मतलब। और इसका मतलब क्या है, कुछ किया जा चुका है या कुछ किया गया है। ठीक है, जा चुका है मतलब किया गया है। तो सेंटेंस का मतलब तो ये बना। ये अलग बात है कि जब हम जनरली कॉन्वर्सेशंस में यूज करते हैं तो इतना लंबा बोलने के बजाय अक्सर हम ऐसे ही कह देते हैं, और ये एक फैक्ट है, ऐसा कह देते हैं। तो लगभग सेंटेंस का सेंस एक जैसा लगता है, लेकिन आइडियली जब इन्होंने पूछा कि इन सेंटेंस में मतलब क्या है, तो सबका सेंस एग्जैक्टली सेम तो नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि सबका सेंस बिल्कुल सेम है। तो मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपके कुछ डाउट्स तो क्लियर हुए होंगे। और गाइस, मैं आपको ये बता देता हूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स मेरे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को लेते हैं मेरी वेबसाइट से www.spokenenglish.guru से, चाहे आप मेरे ऑफलाइन कोर्स को लें या ऑनलाइन कोर्स को। ऑफलाइन में क्या होता है, आपको किताबें फिजिकल फॉर्म में आपके घर पे कुरियर से भेजी जाती हैं, और पेन ड्राइव होती है उसमें। पेन ड्राइव में क्या होता है, वीडियोस होती है, उनके नोट्स होते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, क्विजेस वगैरह सब होता है। और जो ऑनलाइन वाला है उसमें क्या होता है कि आपको सारा कंटेंट वेबसाइट पे मिलता है, वेबसाइट पे, वेब पोर्टल पे आपको ऑनलाइन मिलता है, ऑफलाइन नहीं मिलता है ना। लेकिन आप चाहे ऑनलाइन कोर्स लेते हैं चाहे ऑफलाइन कोर्स, आप एक काम किया करिए, आप मेरा जो कस्टमर सर्विस नंबर है 8448443310 या फिर 9760375308, इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप इन कोर्सेज की इंक्वायरी तो कर ही सकते हैं। और अगर आपने इनमें से कोई सा भी लिया हुआ है, चाहे ऑफलाइन लिया है चाहे ऑनलाइन लिया है, आप मेरी एप्स में कंटेंट को एक्सेस करने के लिए उनसे बोला करिए, तो वो आपको आपके ईमेल पे एक्सेस दे देंगे। तो ऐप पे भी आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, क्योंकि हर जगह आप किताबों को लेके जा नहीं सकते। तो अगर आपको कंटेंट सारा का सारा ऐप पे भी मिल जाता है तो थोड़ा सा उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।